ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 9, जी हाँ लेक्चर नंबर 9 लेकर आया हूं, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें पढ़ने वाले वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके ऊपर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है उसको पढ़ने वाले हैं ना। तो इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी होती है वह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको क्या क्या बताएगी उस कॉम्प्लेक्स का। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN का होल 6, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स का यह हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण बता देगी, है ना, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन बता देगी। अगली चीज है चुंबकीय प्रकृति। चुंबकीय प्रकृति दो तरह की होती है डियर स्टूडेंट्स, पहली होती है पैरामैग्नेटिक और दूसरी होती है डायामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो यह बता देगी अपने को पैरामैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक, यह भी देखने वाले हैं अपन, है ना। ये वीबीटी थ्योरी किसी कॉम्प्लेक्स पे लगाने पर हमें उस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त हो जाता है, हमें उसका मैग्नेटिक नेचर पता चलता है, हमें उसकी जो है चुंबकीय आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी चक्रण बहुपता का पता चल जाता है। किस तरह से पता चलता है, इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और डियर स्टूडेंट, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा देना। क्योंकि यह जो लेक्चर नंबर 9 यानी कि मैंने अभी तक इस सीरीज के लेक्चर नंबर 1 से लेकर 8 अपलोड कर दिए हैं। लेक्चर नंबर 9 जो है ये अपलोड करने में जा रहा हूं, है ना। उसी तरह से आप देखते रहिए पीवी सर की क्लासेस, और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। तो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, अपने को क्या करना है, देखिए सबसे पहले संकरण का पता लगाना है, फिर चुंबकीय प्रकृति का पता लगाना है, और फिर यहां पर आया है चुंबकीय आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसके लिए एक फॉर्मूला होगा, अपना फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। अपना फॉर्मूला रहेगा म्यू, इसको म्यू बोलेंगे अपन, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2 चक्रण बहुपता। चक्रण बहुपता या स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है 2s+1, ये फॉर्मूला होता है 2s+1। इस फॉर्मूला के थ्रू जो है आप चक्रण बहुपता निकालोगे। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है डियर स्टूडेंट्स कि अब अपने को यहां पर n क्या है, n है बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एकल इलेक्ट्रॉन जिसको अपन बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन, है ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन। और यहां पर s क्या है, तो s का आपने पढ़ा होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसे अपन हाफ बोलते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। लेकिन वो भी कैसे होने चाहिए, अनपेयर्ड। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू ओनली हाफ होगी, है ना। इधर बता देता हूं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लिख लीजिएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो s की जो वैल्यू होगी वो होगी हाफ। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए आपको, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इस s की वैल्यू हो जाएगी हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। अगर आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाते हैं तो s की वैल्यू होगी हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। कितनी हो गई, कितनी हो गई बताओ, 3/2, 3/2। तो इस तरह से अपने को s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। s की वैल्यू समझ में आई किस तरह से निकलेगी,
तो डियर स्टूडेंट, ये सारी चीजें समझने के बाद अब आप आ जाइए लिगेंड्स पर, है ना, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा खेल होता है लिगेंड का। वीबीटी थ्योरी कहती है कि लिगेंड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। वीबीटी थ्योरी क्या कहती है? वीबीटी थ्योरी कहती है कि लिगेंड यहां पर 3 टाइप के होते हैं। लिखते जाइएगा, नोट डाउन कीजिएगा, है ना। कौन कौन से? पहला होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जिसको प्रबल लिगेंड बोलते हैं अपन। दूसरा होता है औसत लिगेंड, मतलब एवरेज लिगेंड। और तीसरा होता है दुर्बल, यानी कि वीक लिगेंड, है ना, कमजोर सा लिगेंड। देखो, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ना, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन से इतना प्यार नहीं होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एवरेज लिगेंड जो होते हैं वो एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, कभी कर रहे हैं आसानी से, कभी नहीं कर रहे हैं। और वीक जो लिगेंड होते हैं वह क्या होते हैं? पोर इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, मतलब कि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे। इधर देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। यही एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर इतने ही एग्जाम्पल आएंगे आपको ज्यादातर, अगर देखा जाए तो। कार्बोनिल, साइनाइड, एथिलीन, डाइएमाइन, और ये हो गया आपका एमीन। अब यहां पर ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, NCS, थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड। इसके बाद H2O, एक्वा, और C2O4, ऑक्सिलेटो। ये एवरेज लिगेंड का है। एवरेज लिगेंड मतलब ये कभी जो है स्ट्रॉन्ग के तरह बिहेव करेंगे, कभी इनका बिहेव जो होगा वो वीक लिगेंड के जैसा होगा, इसलिए इनको एवरेज में रखा अपन ने, एवरेज लिगेंड। इसमें SCN भी आ सकता है, इसके अंदर क्या आ सकता है? SCN भी आ सकता है, आइसोथायोसाइनाइड जिसे अपन बोलते हैं। पोर इलेक्ट्रोलिगेंड, जिसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पोर होते हैं। SCN भी इसमें आता है। ये लिगेंड्स की जो होती है टेबल आपको कंप्लीट होनी चाहिए, इसको नोट डाउन कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, अब सुन लीजिएगा। एक और कंडीशन बता देता हूं। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, बता देता हूं कंडीशन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी आएगा तो सेंट्रल मेटल एटम के जो लिगेंड होंगे, सेंट्रल मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कैसे हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? पेयर्ड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ लिख लीजिए, एग्जाम्पल देखेंगे फिर समझ में आएगा आपको। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी आता है तो सेंट्रल मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। लेकिन जब वीक लिगेंड आता है, वीक लिगेंड, एवरेज लिगेंड की बात नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करेंगे, तो सेंट्रल मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे रहते हैं? अनपेयर्ड रहते हैं। कैसे रहते हैं? अनपेयर्ड। कोई पेयरिंग नहीं करते हैं, कोई पेयरिंग नहीं करते हैं। यहां युग्म बना लेते हैं और यहां पर अयुग्मित ही रहते हैं। अयुग्मित कैसे रहेंगे? अयुग्मित रहेंगे, है ना। थोड़ी सी हिंदी भी साथ में लेके चलो। K4FeCN का होल 6, ये एग्जांपल आपका दिख रहा है। ये सारी कंडीशंस यहां मैंने बता रखी है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, मैग्नेटिक नेचर निकालेंगे, यहां हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। देखो K4FeCN6 में सबसे पहले इसमें आपको देखना क्या है? सबसे पहले आपको देखना है Fe, है ना, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है इसका Fe, टोटल 26 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। अच्छा, अगर इन 26 इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन तक तो सेम रहेगा, आर्गन तक तो 18 रहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि टोटल 26 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन तक 18 हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। ये 2 और इलेक्ट्रॉन हो गए तो 20, और 6 और इलेक्ट्रॉन है तो ये आएंगे 3d6 और 4p। इसका 4p जो होता है वो खाली होता है। 4p क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी 4p की। 4p की यहां जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने 4p लिया है ना। क्लियर है? अब थोड़ा सा क्या होता है, ये अगर अबाउ रूल में तो 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, देखो ये 4 वाले पास में रख लो तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 3d6 और 4s2, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं।
ध्यान से देखो, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ये तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सिर्फ Fe का। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बताओ तो। Fe की कई बार निकाली अपन ने यार। देखो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ये 4 पोटेशियम 4 +1, एक पोटेशियम पर जो होता है +1 चार्ज होता है ना, प्लस Fe की क्या मान ली x, +6 साइनाइड की क्या मान ली -1 इज इक्वल टू 0। बताओ कितना आ जाएगा x की वैल्यू। इस पूरे को सॉल्व करो। 4 ये आ गए 4, ये आ गया 6, माइनस का 6 आएगा है ना, और इज इक्वल टू 0। बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, बताओ फटाफट। x की वैल्यू माइनस का 2 आती है, इक्वल के उधर जाएगी, प्लस का 2 आएगी है ना। x की वैल्यू प्लस का 2 आएगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आई ना, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यानी कि ये Fe26 नहीं रहेगा, ये Fe जो होगा इस तरह से हो जाएगा Fe2+, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन। Fe2+ और 24 इलेक्ट्रॉन, ये वाली स्टेट रह जाएगी Fe2+ 20। अब यहां क्या होगा, आर्गन तक तो सेम रहेगा भाई, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। निकलेंगे कहां से, S में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। S में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो 4S में 0 और 4P के अंदर भी 0, ये वाली कंडीशन बनेगी अपनी। 4S में भी 0 है और 4P के अंदर भी 0 रह जाएगा इन द केस ऑफ Fe2+, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद। अब यही वाली काम आने वाली है अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से देखो, इसकी जो होती है अपने को बनानी है ये 3D, D के ऑर्बिटल बनाओ। कितने होते हैं, 5 होते हैं D के ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गई कंप्लीट। अब 4S के बना लो। 4S का एक ही होता है, 4P के 3 होते हैं। 4P के कितने होते हैं, 3, 1 2 3। ये किसके ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के नाम भी लिखते जाइए आप। देखिए ये किसका है, ये है आपका 3D का, ये किसका है 4S का, और ये किसका है 4P का है। इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो देखो सबसे पहले 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं है ना। 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ये लो 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। हाँ, अब 4S में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 4P में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब देखना है अपने को लिगेंड कौन आ रहा है, लिगेंड कौन आ रहा है ना। लिगेंड देखो हमारे पास लिगेंड आ रहा है कौन, बताओ वही Cn। लिगेंड कौन आ रहा है, Cn। Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है। Cn लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। देखो अभी मैंने बताया था Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो उस केस में सेंट्रल मेटल एटम, उस केस में क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। अभी देखो यहां पर ये सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन कैसे अनपेयर्ड है, मैंने बोला था वहां समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं, लेकिन यहां समझ में आएगा। सेंट्रल मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे अभी अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ये सारे पेयर्ड हो जाएंगे कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इस तरह से जाने लग जाएंगे भाई। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा ये यहां चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, इस तरह से पेयर्ड हो जाएंगे। किसके लिए, क्योंकि भाई अब साइनाइड के लिगेंड, साइनाइड जो लिगेंड है उसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करेंगे, साइनाइड के इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करेंगे, मतलब ऐसी कंडीशन बन जाएगी। देखो यहां बनाता हूं 1 2 3 4 5, ये 4S का, ये 4P का, ये 3D का, 4S का, 4P का। कैसी कंडीशन बन जाएगी, देखो कंडीशन ऐसी बनेगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो थे ही सही, इनको भी रेट से ही बनाता हूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है ही सही,
अब इसके अंदर ये वाला बाहर वाला इलेक्ट्रॉन भी, ये इसका जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन भी उठ के आया, इधर से ये इलेक्ट्रॉन भी उठ के आया, सारे पेयर्ड हो गए। आया समझ में? सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं, सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन। अब आ रहा है साइनाइड, अपने साइनाइड 6 है और एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है। एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है? एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो 6 साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 12 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। कितने? 12 इलेक्ट्रॉन यहां पर लेके आएगा। अब 12 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो 12 इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? देखो देखिए, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा, ये छठा, 7 8 9 10 11 12। ये मैंने जो ब्लू वाले बनाए हैं, रेड वाला सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन है और ब्लू वाले किसके हैं? अपने साइनाइड के इलेक्ट्रॉन है ना, साइनाइड के इलेक्ट्रॉन है। बताओ कौन कौन सी चीजें यूज कर ली आपने, है ना? 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इस तरह से आपकी जो है ये वाली स्पीशी बनी थी, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन के इस तरह से डोनेशन से ये स्पीशी बनी थी। देखो इसमें आपने क्या किया, डी के कितनी ऑर्बिटल यूज की है? डी की कितनी ऑर्बिटल यूज की है? तो आपने डी की 2 ऑर्बिटल यूज की है। डी की कितनी ऑर्बिटल यूज की आपने? डी की 2 ऑर्बिटल, इसलिए D2। एस की सिर्फ एक ही ऑर्बिटल यूज की है, इसलिए D2s। और पी की कितनी ऑर्बिटल यूज कर ली? पूरी ऑर्बिटल यूज कर ली। तो क्या बन गया? D2sp3। क्या बन गया? ये बन गया आपका D2sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन होता है और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? तो इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, जिसको बोलते हैं अपन अष्टफलकीय। ये ज्योमेट्री होगी इसकी। कैसे बनाएंगे? 11th में आपने सभी ने बनाए हैं हाइब्रिडाइजेशन में, वही इसी तरह से बनेगी, कोई नई चीज नहीं है, और ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी। कैसे बनेगी? यहां देखते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल। देखो ये वाली चीज को यहां बना रहा हूं मैं, है ना, ऑक्टाहेड्रल के लिए। देखो कितने Fe, बीचों बीच Fe रहेगा, सेंट्रल मेटल है Fe। अब देखो साइनाइड 6 साइनाइड है, एक साइनाइड इधर से आएगा, एक साइनाइड इधर से आएगा, एक साइनाइड इधर से आएगा, एक साइनाइड इधर से आएगा। ये Cn, ये Cn, ये Cn, ये Cn, ये आ गए। इनको एक प्लेन में बंद कर दो भाई, एक प्लेन के अंदर बंद कर दो। या अब अपने को क्या करना है? अब देखना है कि एक और, अब 2 और Cn बाकी है, तो एक Cn ऊपर आ जाएगा और एक और Cn आपका नीचे आ जाएगा। एक और Cn प्लेन के उस साइड है, वो नीचे आ गया है, वो वाला Cn। अब Cn कंप्लीट हो गए, है ना। K4 की कोई दिक्कत नहीं है। आप K4 या तो चाहे तो इसको ब्रैकेट में बंद करो और ये K4 को लगा दो, या K4 को अगर अलग करते हैं ना, तो K4 को जब भी अलग करते हो तो यार स्पीशी के ऊपर किस तरह से अपना चार्ज जो होता है, इतना बड़ा ब्रैकेट बनाने की जरूरत ही नहीं है। K4 को जब अलग करोगे तो इसके ऊपर 4 माइनस चार्ज आएगा, पूरी स्पीशी के ऊपर, पूरी एंटिटी के ऊपर। तो ये यहां पर लिख दोगे 4 माइनस, बस, और कुछ नहीं। ये बनेगा, या फिर आगे K4 लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यहां पर बन गई है। तो पहली बात हो गई हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसकी ज्योमेट्री हमने बता दी है। अब आती है चुंबकीय प्रकृति, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक कब होगा और डायामैग्नेटिक कब होगा, है ना। पैरामैग्नेटिक जब एक इलेक्ट्रॉन हो, जब कितना इलेक्ट्रॉन हो? एक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वह पैरामैग्नेटिक होगा। और जब डायामैग्नेटिक कब होगा? जब वो पेयर्ड हो। तो इसमें देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है क्या? कंडीशन होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है क्या? तो देखो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिख रहे हैं। पेयर्ड दिख रहे हैं मतलब कि यह आपका कैसा है?
अगली चीज निकल गई कि दूसरी वाली चीज, ये तो पहली चीज थी, अब दूसरी निकल गई, ये डायामैग्नेटिक है। क्यों है, रीजन दो उसको, बिकॉज यहां पर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ये दूसरा निकल गया अपना। तीसरा निकालना है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट में फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू एन प्लस म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन, एन प्लस टू। एन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस वाले में देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, जीरो है। तो आप क्या करोगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो एन की वैल्यू हो गई जीरो, और एन की वैल्यू जीरो हो गई तो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखो, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन, एन प्लस टू। वैल्यू रखो, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई, जीरो और जीरो प्लस टू, है ना, ये हो जाएगा। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की जगह जीरो जीरो रखा है बस, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये देखो जीरो और जीरो प्लस टू क्या होगा, ये टू ही होगा, लेकिन जीरो में इसका इनटू होगा तो म्यू की वैल्यू तो वैसे भी बाहर निकल के कितनी आएगी, जीरो आएगी, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकला जीरो। और मैग्नेटिक मोमेंट के बाद नेक्स्ट चीज अपन निकाल रहे हैं क्या, एक और लास्ट चीज बची है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, है ना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं भाई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए एस यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, तो इधर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो हाफ होती, दो होता तो हाफ प्लस हाफ यानी कि वन होती, तीन होते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन हम क्या कह सकते थे, हाफ प्लस हाफ 3/2 होती। बट ये वाला केस अब इस तरह से समझ में आया होगा आई थिंक। अब जाके हम थोड़ा सा जल्दी और भी एग्जांपल कर लेते हैं, उससे पहले प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो डियर स्टूडेंट्स, K3 FeCN6, अभी तक K4 FeCN6 था, अब K3 FeCN6 है। तो इसमें देखो F की वैल्यू, Fe की जब निकालते हैं अपन, Fe टोटल 26 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 26 इलेक्ट्रॉन है। तो 26 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बनाते हैं अपन, आर्गन तक तो सेम होता है 4s, यहां डायरेक्टली 3D में भर रहा हूं, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 4p अपना खाली रहेगा। 4p क्यों बना रहे, अभी देखा आपने 4p का यूज हुआ था, है ना। अब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी, 6 में से 3 गए, है ना, डायरेक्ट निकाल रहा हूं, आप निकाल लीजिएगा। 6 में से 3 गए तो +3 आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट x की वैल्यू +3 आती है, +3 आती है, मतलब कि Fe3+ में होता है। Fe3+ में वहां Fe2+ में हो रहा, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे थे, या Fe3+ में हुआ तो 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 23 इलेक्ट्रॉन मतलब आर्गन तक तो सेम रहेगा। अब यहां पर आती है 3D की बात, देखो 3D6 है ही सही, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर चले गए, तो इसके अंदर 0, लेकिन 4p के अंदर भी 0। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने हैं, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, अगले इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, एक और इलेक्ट्रॉन जाना है बाहर, वो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाएगा 3D से। 3D में अब कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से अपन कैसे बना सकते हैं, इस हिसाब से इसको इस तरह से बना सकते हैं, Fe3+ को कैसे बनाओगे, आर्गन तक तो सब सेम रहेगा, ऑर्बिटल बनाओ 1 2 3 1 2 3, ये थोड़ी सी बड़ी ऑर्बिटल बनाते हैं यार। 4s में, और फिर 4p की कितनी बनेगी अपनी, p की 3 बनती है। ये देखो ये किसकी है, 3D की है, ये किसकी है, 4s की है, ये किसकी है, 4p की है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो, इलेक्ट्रॉन यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है ना,
5 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखते हैं लिगेंड कौन आ रहा है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक लिगेंड है। हमें दिखाई दे रहा है CN तो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है देन सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। तो पेयर्ड होने की कंडीशन क्या है, देखो एक इलेक्ट्रॉन ये उठेगा ये यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये उठेगा ये यहां आएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो ही नहीं सकता इसमें K3 में, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेगा, ये सिचुएशन रहेगी है ना। तो देखो अब कंडीशन क्या बन जाएगी, Fe3+, ये कंडीशन इस तरह से बनेगी अपनी 1 2 3 4 5, ये 4s और ये बन गया अपना 4p। देखो ये 3d, ये 4s और ये 4p। यहां क्या बनेगा अपना, इस जगह अपनी है एक इलेक्ट्रॉन यहां से पेयर्ड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से पेयर्ड हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये बीच का ये बच गया अनपेयर्ड, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही बच गया है ना, अनपेयर्ड ही बच गया। अभी अनपेयर्ड ही रहेगा, कोई पेयरिंग नहीं होगी इसमें। अब इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन साइनाइड के आएंगे, तो उनके लिए तो देखो ये रास्ता खाली है। 4s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 6 साइनाइड है, तो 6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे एक से, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इंटू, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। 12 इलेक्ट्रॉन किस तरह से आएंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। फिर 3d पे जाएंगे, ये और ये इस तरह से 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह ही गया। ध्यान से देखो, आपने यहां से 2 ऑर्बिटल 3d की यूज की है, इसलिए D2 यहां पर S और यहां पर क्या हो जाएगा, P की 3 ऑर्बिटल यूज की है। तो क्या बन गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, पहले कंडीशन आती है हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन आया आपका D2sp3, मतलब वापस से आपका क्या बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल, वापस से आपका क्या बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। ऑक्टाहेड्रल में कंडीशन वही बनेगी, ये की यही कंडीशन बनेगी, सिर्फ आपको क्या करना है, यहां पर 3- लगा देना है। क्या करना है, 3- या आगे चाहो तो K3 लगा दो, वो कंडीशन पूरी यही बनेगी ऑक्टाहेड्रल की। नेक्स्ट, ये तो कंप्लीट हो गई। सेकंड चीज आपको देखनी है क्या, मैग्नेटिक नेचर। सेकंड वाली चीज आपको देखनी है मैग्नेटिक नेचर, यानी कि चुंबकीय प्रकृति। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, तो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो डायरेक्टली देख लो कि इसमें पूरी स्पीशी में कहां है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सही, देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेचर में ये कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। थर्ड वाली चीज देख लो, थर्ड वाली चीज देख लो, चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 है, इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 1। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1, अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 होती है n की वैल्यू। अब यहां से अपन निकालते हैं म्यू की वैल्यू। म्यू की वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है n+2। क्या बन जाएगा, म्यू की वैल्यू क्या निकल जाएगी, n की वैल्यू 1 और ये बन जाएगी 1+2। टोटल कितने आ जाएंगे बताओ, म्यू की वैल्यू 1 ऐसा का ऐसा ही, यहां पर 3 आया, 1+2 3 आया, तो म्यू की वैल्यू बन गई √3। ये म्यू की वैल्यू आ गई अपनी, म्यू की वैल्यू √3 आ गई, है ना। क्या है ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट √3 आ गया। अब आती है चक्रण बहुकता, जिसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। कितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर स्पिन
मल्टीप्लिसिटी टी, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो एस की वैल्यू बन जाएगी हाफ। कितनी हो जाएगी? हाफ। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है MnCl4 2- है ना। अब यहां पर मैंने क्या है, सेंट्रल मेटल आयन बदल दिया है, सेंट्रल मेटल एटम बदल गया है। मतलब आपका जो होता है अब Mn मतलब मैग्नीज, मैग्नीज का कितना होता है? 25 होता है, 25 है ना। कितना होता है? 25 होता है, Mn 25। यहां आर्गन तक तो सेम आता है, 4s आता है, तो इसकी जगह हम 3d लिख रहे हैं। पहले 3d, फिर 4s लिख लेंगे, फिर 4p लिख लेंगे, 4p लिख लेंगे, है ना। 4s और 4p। यहां ध्यान से देखना। आप सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, तो 18 + 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने और बच रहे हैं? 25 है, 5 और बच रहे। ये डी के अंदर आ जाते हैं 5 और इलेक्ट्रॉन। अब निकालते हैं हम क्या, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या आएगी? इसका Mn का x मान लेंगे, प्लस 4 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, इसलिए 4 × -1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, एंटिटी के ऊपर चार्ज है इसलिए इक्वल के उधर -2, है ना। x की वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ मुझे? x की वैल्यू -4 इज इक्वल टू -2। अगर x की वैल्यू निकालोगे तो -2 और -4 को उधर भेजोगे तो प्लस का 4। x की वैल्यू बन क्या गई? +4 - 2 कितने बन गई? बताओ बताओ फटाफट। ये बन गई आपकी प्लस की 2। तो यहां पर चार्ज आ गया +2 चार्ज, x की वैल्यू आ गई +2, मतलब Mn पर यहां पर +2 चार्ज है। Mn +2 और +2 मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए मतलब 23 इलेक्ट्रॉन बाकी रहे, है ना। तो आर्गन का क्या बन जाएगा आपका? आर्गन, और फिर ये बन गया 3d 4s और 4p, 4s 4p। बताओ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर जाने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ही बाहर जाने हैं, तो 4p की वापस से कितनी हो गई? 0 हो गई। अब आप बनाइए क्या, ये Mn2+ की 2 3 1 2 3 4 और ये 5 हो गई। इधर ये ऐसे, सॉरी 4s है ना, और इधर साइड में क्या हो जाएगा? 4s की एक ही रहेगी और 4p की हो जाएगी कितनी? 3। ये हो गई 3। बताओ ये किसकी है? ये 3d की है, ये 4s की है, ये 4p की है। 4p में वैसे ही अपने को पता है 0 है, 4p में वैसे ही अपने पास कितने हैं? 0 है। ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन बनाते हैं Mn के लिए। Mn में 3d में 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं 4s में। 4s में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है। 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 है। 4p के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ रहा है लिगेंड। लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो क्लोरीन मैंने बताया था हेलोजन होते हैं और वीक लिगेंड होते हैं, और जो वीक लिगेंड होते हैं उसमें सेंट्रल मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड रहते हैं। कैसे रहते हैं? अनपेयर्ड रहते हैं। अनपेयर्ड रहते हैं मतलब कोई पेयरिंग नहीं होगी, डायरेक्ट ये जो ऑर्बिटल खाली खाली ऑर्बिटल है इसके लिए कोई खाली नहीं करेगा ऑर्बिटल, है ना। जहां जो खाली है वहां पे आके ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे। देखो यहां पर 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है और 1 क्लोरीन पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन आराम से बैठ सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बैठ गए। क्या यूज किया आपने? यूज क्या किया? एक तो आपने s ऑर्बिटल यूज की और 3 p ऑर्बिटल यूज की। sp3 क्या है? sp3 मतलब आपके स्ट्रक्चर बननी है टेट्राहेड्रल। कैसी बननी है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बननी है। इसको तो मैं मिटा देता हूं और टेट्राहेड्रल देखते हैं अपन। देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब Mn, ये Mn आपकी यहां रही,
क्लोरीन, 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहां रहेगा, एक क्लोरीन यहां रहेगा, एक क्लोरीन यहां रहेगा, एक क्लोरीन यहां रहेगा। इस तरह की स्ट्रक्चर यह आपकी बनेगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इन सभी को अपन क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये इस तरह की स्ट्रक्चर आपकी बनेगी। इधर से इसने इसको लिगेंड दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन दिए, यहां से इलेक्ट्रॉन दिए, इस तरह से ये आपकी स्ट्रक्चर बनेगी। इज दैट क्लियर? ये हुई ये अपनी टेट्राहेड्रल और ज्योमेट्री बन गई है। और नेक्स्ट आती है मैग्नेटिक नेचर, जिसको अपन चुंबकीय प्रकृति बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो इसके लिए देखना पड़ेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, तो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस पूरी स्पीशीज के अंदर? 1 2 3 4 5। पहली बात तो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो कि हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरी चीज निकाल रहे हैं अपन, चुंबकीय प्रकृति। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो हम क्या करेंगे, ये रहेगी आपका पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या देखनी है अपने को, अगली चीज नेक्स्ट चीज देखनी है अपने को, चुंबकीय आघूर्ण, म्यू की वैल्यू है ना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगा, तो एन की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। एन की वैल्यू जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतनी आ जाएगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो एन की वैल्यू आ गई 5। तो म्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, म्यू की वैल्यू निकलेगी n प्लस 2 के हिसाब से अपने म्यू की वैल्यू निकलेगी। जहां n की वैल्यू, जहां n है वहां 5 रख दो, 5 ब्रैकेट फिर 5 प्लस 2 कितनी हो जाएगी बताओ, म्यू की वैल्यू 5 7 हो जाएगी। म्यू की वैल्यू कितनी होगी, √35। ये म्यू की वैल्यू आपकी हो जाती है। म्यू की वैल्यू अगर आप चाहो तो इससे बाहर निकाल सकते हो, जो भी चीज बाहर निकालनी है वो निकाल सकते हो, है ना, पेयरिंग करके, लेकिन ठीक है, √35 इसका आंसर यही आ जाता है। अगली चौथी चीज क्या निकालनी है अपने को, चौथी चीज निकालनी है चक्रण बहुलकता, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब कि S जो है वो अनपेयर्ड है। कितने अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अपने निकलेगी क्या, 1/2 1/2 1/2 1/2, कितने हो गए 4, लेकिन 5 अनपेयर्ड है इसलिए 1/2 है ना। टोटल कितनी हो गई 5/2। ये इस तरह से आपके जो होते हैं, यह थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स भी कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा लेना। और हाँ, एक और बात, वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है। और अगला लेक्चर आएगा CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ना, लेक्चर नंबर 10। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियो को एंजॉय कीजिए।